कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में डीडीएमए की बैठक हुई और इस बैठक के बाद कुछ नई पाबंदियां दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पाबंदियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में जो तमाम सरकारी दफ्तर हैं उनके कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट दफ्तर है उनको सलाह दी गई है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही वो अपने कर्मचारियों को बुलाते हुए नजर आए। हालांकि कुछ राहत भरी खबर जो दिल्ली में ट्रैवल करते हैं यात्री उनके लिए निकलकर सामने आई है। बस की बात करें, मेट्रो की बात की जाए, अब बस और मेट्रो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जो है कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आएगी। ऐसे में दिल्ली में लगातार पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगभग 5500 मामले और 9% के आसपास जो पॉजिटिविटी रेट है बढ़ गई है। तो ऐसे में जैसे जैसे मामले और बढ़ते हुए नजर आएंगे ये पाबंदियां और ज्यादा सख्त होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो नई पाबंदियां हैं उसके तहत दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम और तमाम जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको ये कहा गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ वो अपनी जो वर्क है वो करते हुए नजर आए। ऐसे में देखने वाली बात अब ये रहेगी कि लोग किस तरीके से इन तमाम नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो कोरोना की जो नई रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। हरियाणा में बच्चों को वैक्सीनेशन लगातार 2 दिन से जारी है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है और बताया है कि प्रदेश में इन 2 दिनों में करीब 1 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। विज ने कहा कि वैक्सीनेशन के पहले दिन 3 जनवरी को प्रदेश में 55,000 बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई गई है, जबकि आज दूसरे दिन करीब 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। इस दौरान अनिल विज ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कल से स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाएगा और वहां पर उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इसके साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा है कि बच्चों को वैक्सीनेशन किए जाने का लक्ष्य है, उसको अगले 10 दिनों में पूरा करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ अनिल विज ने यह भी जानकारी दी है कि प्रदेश में पहली डोज करीब 98% लोगों को लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज 72% लोगों को लगी है। इसके अलावा अनिल विज ने यह साफ किया है कि जो कोविड और ओमिक्रॉन के चलते गाइडलाइन जारी की गई है उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित किया जा रहा है। काबिले गौर है कि हरियाणा में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के प्रभाव को देखते हुए 5 शहरों के लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है, जबकि बाकी पूरे प्रदेश के लिए अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही बता दें, अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो देश में 1800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए येलो अलर्ट के बाद अब रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच सरकार के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने के फैसले ने लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हो चुका है। मंगलवार को टीकाकरण का दूसरा दिन था। 3 जनवरी को पहले ही दिन 40 लाख बच्चों ने कोरोना का वैक्सीनेशन करवाया। इसी के साथ 54 लाख बच्चों ने पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। कोरोना वैक्सीनेशन के इस बड़े आंकड़े को देखकर पीएम मोदी ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली और नौजवानों का हौसला भी बढ़ाया। कोरोना की महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें कोरोना के नियमों का पालन भी सख्ती से करना होगा। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे और कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां एक तरफ दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है, वहीं इन पाबंदियों में इजाफा करते हुए दिल्ली में अब से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू होने जा रहा है। यानी अब हर शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू राजधानी में लागू रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर आने की अनुमति रखते हैं।
साथ ही इन पाबंदियों के बीच दिल्ली सरकार ने एक सहूलियत भी दिल्ली वासियों के नाम की है। इस बाबत जानकारी देते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जहां पिछले कुछ दिनों से सिर्फ 50% लोगों की क्षमता के साथ ही मेट्रो और बसें चल रही थी, वहीं इसमें थोड़ी सी छूट देते हुए पूरी क्षमता के साथ मेट्रो और बसें चल सकती हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में संक्रमण दर पिछले कुछ दिनों 6% रहा, वहीं अब ये बढ़कर 8.5% हो चुका है। दिल्ली में दमघोटू हवा और ठंड ने कोहराम मचा रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं बात करें दिल्ली की आबोहवा की तो दिल्ली का AQI भी आज खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। के हनुमान वाटिका में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने शिरकत की। बता दें कि 12 फरवरी को कलायत में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह जैसे नेता शिरकत करेंगे, जिसमें उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा जिनने किसान आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभाई है या जिनके परिवार का कोई सदस्य किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुआ है। किसान नेताओं में इस बात को लेकर रोष था कि चौधरी देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वृद्ध अवस्था पेंशन शुरू की थी और प्रदेश की सरकार उसको पेंशन को काटने की साजिश कर रही है। वहीं यूरिया की खाद की किल्लत को लेकर भी किसान नेताओं में काफ़ी रोष था। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को महापंचायत में आगामी निर्णय लिया जाएगा। डाडमपाड़ हादसे में 72 घंटे बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। राहत कार्य पूरी तरह अंतिम चरण में है। अब किसी भी प्रकार की और किसी भी क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। उल्लेखनीय है कि हादसे में 7 लोग चपेट में आए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग घायल हैं। इस संबंध में तोशाम के SDM मनीष कुमार फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी के उपायुक्त के आदेशानुसार ADC भिवानी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है, जो इस हादसे के सभी पहलुओं की जांच करेगी। आज शाम तक राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ डाडम हादसे में मृतक तूफान सिंह के भाई की शिकायत पर पुलिस ने खनन कंपनी के खिलाफ लापरवाही से खनन करने का मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर जहां 19 नए मामले सामने आए और वहीं अब यमुनानगर के अंदर कुल 57 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके अंदर यमुनानगर के SP कमलदीप गोयल और उसके साथ साथ जो है 8 स्कूली छात्र और इसमें एक कैदी भी शामिल है। वहीं उन्होंने बताया कि इनमें से 38 लोगों को होम आइसोलेशन के अंदर है और बाकी अन्य को सिविल अस्पताल और अन्य जगह पर जो कोविड वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर भर्ती किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर लगातार सख्ती भी प्रशासन द्वारा जहाँ की जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। और वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए एक योजना भी बनाई गई है। जल्द ही जो है 24 घंटे, क्योंकि कुछ लोग सुबह के समय जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाते, वो शाम के समय या रात के समय जब भी उनके पास समय हो तब वो वैक्सीनेशन लगवाएंगे। इसके लिए योजना बनाई गई है और जल्द ही इस पर काम होगा। वहीं उन्होंने बताया कि 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उसको लेकर भी कल से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है और लगातार इसके लिए कई केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। यमुनानगर के अंदर अगर आज की बात करें तो यमुनानगर के अंदर कुल 106 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दूसरी लहर के अंदर भी जो नियम थे उनका पालना करते हुए उसके जो सब कुछ नियंत्रित किया गया था, इस प्रकार सबको कोरोना नियमों का पालन करना होगा, तभी हम इस कोरोना के जो संक्रमण है उसको फैलने से रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज रोहतक में पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुखों की बैठक ली। ऐसे में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी लोगों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा छिपाने की कोशिश की है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 175वीं जयंती पर है, उसमें प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। पंचायत और हर वार्ड में कार्यक्रम होंगे, जिसकी संख्या 7500 बनती है। सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक हर वार्ड में पंचायत में भाजपा के 75 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की और स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को सम्मानित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आज मीटिंग मोर्चा की मीटिंग है और पार्टी को मजबूत, संगठन को मजबूत करने के लिए यह किया गया है और आने वाले दिनों में काफ़ी जो है कार्यक्रम किए जाएंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि हाल ही में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल की विवादित टिप्पणी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह
राज्यपाल की बात है और राज्यपाल से ही वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन भिवानी डैडम खान पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और दोषी को सजा मिले और मृतकों को मुआवजा दिया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है और हरियाणा में भी इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर चरखी दादरी जिला प्रशासन अलर्ट हो रहा है और पुलिस के माध्यम से आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क वितरित किए जा रहे हैं और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती से काम करते हुए चालान भी काटे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन कैंप लगाकर वैक्सीन दी जा रही है। आपको बता दें कि चरखी दादरी के शहर व गांवों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें 15 से 18 साल के बच्चों को निःशुल्क वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के लेकर आमजन को जागरूक भी कर रहा है। कैथल रोडवेज महाप्रबंधन ने एक कंडम बस को बनाया रैन बसेरा। गौरतलब है कि जो व्यक्ति रात के समय अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए कैथल रोडवेज द्वारा शुरू की गई एक पहल, जिसमें एक कंडम बस को रैन बसेरे के रूप में बनाया गया है। इसमें रहने की सारी व्यवस्था दी गई है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के कोठीपुरा में आज सांसद खेल महाकुंभ 2 का आगाज शुरू हो गया है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा टीमों ने भाग लिया है। इसका शुभारंभ माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के द्वारा किया गया और उन्होंने यहाँ के खिलाड़ियों को किट भी वितरित की। वहीं पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों से प्रार्थना की है कि खेल भावना से इससे खेलें, कोई मतभेद ना रखें। उन्होंने बताया कि एक टीम का जीतना इस गेम में होता है, लेकिन हार भी एक टीम की ही होती है। ये जो सांसद महाखेल कुंभ जो चलाया जा रहा है, ये युवाओं को नशे से बचने के लिए जो हमारे हमीरपुर क्षेत्र के सांसद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है, उनके द्वारा ये चलाया गया है ताकि युवा नशे से बचे रह सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं ऊपरी क्षेत्रों में जो है वो भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है। जिला कांगड़ा की मैं बात करूं तो मैदानी इलाकों में आज कल देर शाम से ही बारिश हो रही है, वहीं ऊपरी इलाकों में जो है वो बर्फबारी देखी जा रही है। जिला कांगड़ा के साथ लगती धौलाधार की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। इस बर्फबारी और बारिश के चलते जो है वो किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। नए साल पर हुई इस बर्फबारी ने किसानों और बागवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी है। वहीं पर्यटकों के लिए भी ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। मौसम विभाग की माने तो ऐसा मौसम जो है अगले कुछ दिन के लिए यूं ही जारी रह सकता है। वहीं कल के लिए जो है वो येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लंबे समय के बाद जिला किन्नौर में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। इस बर्फबारी को जिला किन्नौर में अमृतपान के रूप में देखा जा रहा है। इस बर्फबारी से जिला किन्नौर के सेब बागवानों में खुशी की लहर भी देखी जा सकती है। इस बर्फबारी से जिला किन्नौर में आने वाले समय में अच्छी फसल भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला किन्नौर में लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फबारी से जहां जिला किन्नौर में सर्दियों में खेतों में किसानों के बीजे हुए मटर व अन्य नकदी फसलों के लिए भी यह बर्फबारी अमृत से कम नहीं है। बता दें कि इस बर्फबारी से ऊंचाई वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना भी मिली है। वहीं प्रशासन लगातार बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां भी कर रहा है। वहीं जिला के दुर्गम क्षेत्रों में प्रशासन ने मशीनरी भी भेज रखी है ताकि जिला किन्नौर के सभी सड़क संपर्क मार्गों को बहाल रखा जा सके। रतिया में नगर पालिका एक्शन मोड पर नक्शा पास करवाए बिना व विभाग की अनुमति के बिना जो लोग दुकान मकान व अन्य इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, उसके खिलाफ नगर पालिका ने कड़े कदम उठाए हैं और 20 लोगों को नोटिस दिया है। नगर पालिका सचिव पंकज गुर्जर ने कर्मचारियों की बैठक ली। उसके बाद मीडिया के रूबरू होते हुए बताया कि नक्शा पास करवाए बिना जो भी लोग निर्माण कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 20 लोगों को नोटिस थमाया गया है। 11 लोगों के खिलाफ मामला कोर्ट में ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि बिना विभाग की अनुमति के
कोई भी निर्माण कार्य शुरू न करे, अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका की इस कार्रवाई को लेकर निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। देश भर में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है और इसी के चलते हरियाणा में 5 जिलों में बढ़ते हुए कोरोना के चलते ग्रुप एक ही श्रेणी में रखा गया है, जहां बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य कोई दल हो, कोरोना के नियम सब पर लागू होते हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ताज़ा मामला सोनीपत के गोहाना से आया है, जहां सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई विधायक इकट्ठे हुए और वहां पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा गया और ना ही मास्क लगाया गया था, यानी कि कोविड के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। और जब इस बारे में पूछा गया तो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की यदि बात की जाए तो उसके भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग कितना कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जागरूक है, इसके रियलिटी चेक के लिए आज मैं फरीदाबाद की सेक्टर 10 मार्केट में पहुंची और देखिए, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, ये कोरोना गाइडलाइंस में शुमार है। लेकिन सेक्टर 10 में आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन सरेआम करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। आप जमघट देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह लोगों को अपनी सेहत की परवाह नहीं है। देखिए, शॉपकीपर से सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि कई जगह पर जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो उस वक्त गोल घेरे लगाए गए थे ताकि कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस है उसका लोगों से पालन करवाया जाए। लेकिन अगर यदि दुकानों की बात करें, यहाँ उसमें देखेंगे तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किसी तरह के इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार लगातार जागरूक कर रही है कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोताही ना बरते। लेकिन मार्केट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति जो है कोरोना गाइडलाइंस को सुनिश्चित कराने को लेकर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जो हिदायत दी गई थी उसी को लेकर आज जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आया। आज सुबह ही फतेहाबाद के डीसी व आला अधिकारी सड़कों पर उतरे और उसके बाद सार्वजनिक स्थल रोडवेज विभाग व लघु सचिवालय में चेकिंग अभियान चलाया गया। लघु सचिवालय में जो लोग बिना मास्क के अपने काम के लिए आ रहे थे उनका चालान भी काटा गया और जिला प्रशासन द्वारा उनको चेतावनी दी गई कि लघु सचिवालय में आने से पहले मास्क व कोरोना की डोज लगवाकर ही अपने काम के लिए आए। वहीं दूसरी तरफ रोडवेज विभाग में भी जिला प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ लोग बिना मास्क के यात्रा करते हुए नजर आए। इसी दौरान उन लोगों को मास्क भी बांटे गए और लोगों से अपील की गई कि यात्रा करने से पहले कोरोना की दोनों डोज लगवाएं और मास्क लगाकर ही यात्रा करें ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन द्वारा पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाना चाहता। दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि जो लोग बिना मास्क के बाजार में आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का भी खाद्य सामग्री ना दी जाए ताकि जो कोरोना है उस पर काबू पा जा सके। अब देखना ये होगा कि लगातार जो जिला प्रशासन जनता से अपील कर रहा है और जो चेकिंग अभियान चला रहा है इसका असर जनता तक कितना हो पाता है। एक तरफ सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है नेशनल हाईवे बनाने की, जो है ग्राउंड में दिख भी रहे हैं, लेकिन वहीं जो है सरकार की पोल खोलने में जो है निर्माण में लगी कंपनियां भी पीछे नहीं हट रही हैं। जहां एक तरफ नांगल चौधरी में 152D जो है रोड जो है हाईवे है वो बनकर तैयार भी नहीं हुआ है कि उससे पहले जो है सड़क बनाने वाली कंपनियों की लापरवाही सामने आने लग गई है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अकबरपुर, नांगल कालिया और सिरोही भाली के पास बिल्कुल सर्विस लाइन के बीचों बीच 5 से 6 फीट तक के गड्ढे बने हुए हैं और उनमें पानी रिसा हो रहा है। हालांकि एक जगह तो सड़क जो है वो भी खोखली हो गई है। अब देखना यही होगा जो है सड़क निर्माण कंपनी इस पर ध्यान भी देती है या फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार में है।